ओके, हाय एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज कंडक्टर। हम लोग आज कंडक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो तो हमने मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स किए हैं उन सब में हम कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। सो मुझे सिर्फ इस पे कंडक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं आज के लेक्चर में हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी नो कंडक्टर को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास कोई भी कंडक्टर होगा। सो उस कंडक्टर के अंदर वी नो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली मूव करते हैं। सो अगर कंडक्टर को कोई भी चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पे आ जाता है, ये चीज हमें पता है। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब वो पैरेलल क्यों नहीं होती है, इसका रीजन मैं पोटेंशियल के केस में आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, पोटेंशियल हमारे पास अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चंस जो आते हैं सिर्फ कंडक्टर पे बेस्ड, उन्हीं के थ्रू हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखेंगे। सो ये सामने आप क्वेश्चन देखिए। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज टू स्फेरिकल कैविटीज ऑफ रेडियस A and B. The cavities have charges QA and QB respectively at their centers. Find the electric field and electric potential at a distance small r, जहां पर स्मॉल r की दो वैल्यूज दी हुई है आपको, और B पॉइंट पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है और C पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है। सो काफी प्रॉपर्टीज कंडक्टर की आपको इस सिंगल क्वेश्चन से जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर दिया है अपन को। सो डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए, मैं हमारे पास इसमें बनाती हूँ डायग्राम। सो सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी है कि ओरिजिनल कंडक्टर हमें इस तरह से दिया है, राइट, और उसमें दो कैविटीज की हुई है, राइट। हमारे पास कैविटीज देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सेंटर के दोनों साइड में है हमारे पास जो कैविटी दिया हुआ है। सो एक कैविटी मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास और एक कैविटी यहाँ पे है, और ये इसका सेंटर है ओरिजिनल स्फीयर का, राइट। अब हमें क्या कहा गया है कि हमने इन दोनों स्फीयर के सेंटर पे दो चार्ज रखे हैं। यहाँ पे जो चार्ज रखा है हमने QA है, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज QB। इसकी रेडियस हमारे पास B है और इस कैविटी की रेडियस हमारे पास A है। सो कैविटी का मतलब होता है कि उस कंडक्टर में कंडक्टर से बना हुआ पूरा स्टफ था, उस स्टफ को निकाल लिया गया है, स्फेरिकल पार्ट, उसका स्फेरिकल पार्ट वहां से रिमूव कर लिया है। अब एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपन को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अपन को। कहाँ पे? सबसे पहले ये वाला पार्ट करते हैं अपन। एट R विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम O द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब O ये पॉइंट आपका, ठीक है, और R एज यू कैन सी यहाँ पे है। सो आपको जो ये स्मॉल r लेनी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल R ग्रेटर देन R लेना है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब आप आउटसाइड पॉइंट पे हो, पूरे स्फीयर के बाहर हो आप। तो पूरे स्फीयर के बाहर चलते हैं। सो पहली सिचुएशन में हमें यहाँ पर दिया है ये पॉइंट P होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, राइट, और इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी कैन यूज गॉस लॉ कोर्स। सो देखो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से गुजरता हुआ एक गशियन सरफेस ले लेंगे। ये लीजिए एक गशियन सरफेस, एक गशियन सरफेस ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे, अच्छा हमने मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर मैंने आपको बताया था इंडक्शन क्या होता है और कंडक्टर में चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, अगर आप मान लीजिए ओरिजिनल कंडक्टर ये देखो ये कैविटी, मैं सबसे पहले कौन सी कैविटी की बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट वाली कैविटी है जिसकी रेडियस A है, ठीक है। इसके सेंटर पे जैसे ही आपने QA चार्ज रखा और इसके चारों तरफ ये कंडक्टर है, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कंडक्टर है। तो होता क्या है आपके पास, इंडक्शन की वजह से ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और ये आपको हर जगह अप्लाई करनी है। अगर ये यहाँ पर QA है तो कंडक्टर के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज आपके पास कितना होगा, -QA। यहाँ पे -QA चार्ज इनर सरफेस पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे -QA चार्ज है और आपको ये कहा गया है कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के पास खुद का तो कोई चार्ज था ही नहीं, राइट, तो कंडक्टर ओवरऑल कैसा था, न्यूट्रल था, और वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। लेकिन इस इंडक्शन की वजह से आपने तो उस पर -QA चार्ज दे दिया। तो आपको अगर इनर सरफेस पे -QA चार्ज आ गया तो इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा चार्ज आ जाएगा, +QA चार्ज आ जाएगा। ये देखिए,
अब ओवरऑल सिचुएशन आपके पास वैसी ही है कि इसके पास टोटल चार्ज अभी भी कितना है, QA है, क्योंकि कंडक्टर तो न्यूट्रल था, कंडक्टर के पास खुद का कोई चार्ज नहीं था। जितना नेगेटिव चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पे इंड्यूस हो गया। सो यहाँ पर ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और हम ये यूज करेंगे। तो हमारे केस में हम करते हैं इंडक्शन की वजह से सबसे पहले देखो चार्ज बनाते हैं। सो मैं ब्लैक कलर से चार्ज बना रही हूँ। यहाँ पे आपके पास माइनस QA चार्ज है, ये ब्लैक कलर का जो चार्ज है ये है माइनस QA, और इस वजह से कंडक्टर के बाहर यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस QA। ये मैंने 3 ही प्लस बनाए हैं बट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, इधर आया है QB चार्ज रखा हुआ था, तो इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस QB, और कंडक्टर के आउटर सरफेस पे इसकी वजह से कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस QB। सेम यही कंसेप्ट आप दोनों कैविटीज के लिए अप्लाई कर दो। तो सिचुएशन अब हमारे पास कुछ ऐसी हो गई है कि डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो मैं बड़ा बनाती हूँ सो आपको दिखाई देगा। एक कैविटी आपके पास यहाँ थी, एक कैविटी आपके पास यहाँ थी, यहाँ पर QA चार्ज है, यहाँ पर QB चार्ज है, यहाँ पे आपके पास माइनस QA चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास माइनस QB चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास प्लस का QA जो ऊपर वाली कैविटी की वजह से आया है, और प्लस का QB जो नीचे वाली कैविटी की वजह से आया, और ये सेंटर O है। सो गशियन सरफेस हमने लिया है, ये देखिए। अब अगर आपने गशियन सरफेस यहाँ से गुजरता हुआ लिया है और सेंटर से ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, R है, तो P पॉइंट पे हमारे पास क्या करेंगे, गशियन गॉस लॉ लगाएंगे। सो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स आपका होता है E डॉट ds दैट मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्मॉल r रेडियस का चाहिए हमें, तो E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर। Q एनक्लोज कितना होगा, सो आपके आउटसाइड सरफेस में इस टोटल चार्ज देख लीजिए इस पे कितना है, QA प्लस QB माइनस QA, QA माइनस QB, QB, चारों चार्जेस को ऐड कर लीजिए। सो आपके पास बेसिकली कंडक्टर के पास न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्जेस आपके पास ये देखिए QA प्लस QB, फिर यहाँ पे माइनस QA, फिर यहाँ पे QA, फिर यहाँ माइनस QB, फिर यहाँ QB, सबको ऐड कीजिए, यू विल गेट QA प्लस QB अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाती है QA प्लस QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट के ए पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन का, कि पूरे स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो अगर P पॉइंट पे निकालना है, इसी P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे निकालना होता है आपको, उस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आपको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल होता है माइनस इन्फिनिटी से, और आप कहाँ तक ला रहे हैं, R तक ला के छोड़ दीजिए, और वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। सो माइनस इन्फिनिटी टू R QA प्लस QB 4 पाई R स्क्वायर और ये dr, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट QA प्लस QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो ये आपका P पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला है। अब ये दूसरा बोल रहा है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको स्मॉल r पे निकालना है, बट डिस्टेंस फ्रॉम B, और B क्या है, द सेंटर ऑफ कैविटी B, दूसरी वाली जो कैविटी है, ये वाली कैविटी है, इस कैविटी के सेंटर से ये डिस्टेंस ली हुई है और इसकी रेडियस से कम है। का मतलब ये है कि अब आपको कहां पर पूछा जा रहा है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, रेड कलर, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये देखिए रेड कलर से जो मैंने पॉइंट P बनाया है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सो यहाँ से गुजरता हुआ आप क्या करेंगे, गशियन सरफेस लेंगे, और वो आपका कितना है, R रेडियस का होगा, लेकिन इस बार जो R रेडियस है वो कहाँ से मेजर की गई है, सेंटर ऑफ द कैविटी, यानी यहाँ पर O पॉइंट होगा, इस O पॉइंट से मेजर की गई है। सो कुछ नहीं, सिर्फ इसी कैविटी को बनाओ, क्योंकि इसी कैविटी पर पूछा गया है, सो इसी कैविटी पर बनाएंगे। सो ये हमारी कैविटी थी, यहाँ पर QB चार्ज था, यहाँ पे माइनस QB चार्ज था, लेकिन इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा गशियन सरफेस तो अंदर ही रह गया। सो E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर Q इनक्लोज्ड, हमारे इस डॉटेड लाइन के अंदर सिर्फ कितना चार्ज आया है, QB चार्ज आया है, राइट, और हमारे पास यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट। सो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QB अपॉन 4 पाई
आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो ई की वैल्यू तो आपके पास ये आ जाएगी, ध्यान रखना, दिस इज इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी। ई निकालना डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम है पोटेंशियल की वैल्यू निकालना। पोटेंशियल यहाँ पे बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल का मतलब होता है हमारे पास इस पॉइंट P पर, ये मैंने ब्लू कलर से पोटेंशियल बनाया है, और एक्चुअल में हमें ध्यान है कि इसके चारों तरफ कंडक्टर भी फैला हुआ है, इसके चारों तरफ कंडक्टर भी फैला हुआ है। कहाँ तक? आपके पास आर रेडियस, यहाँ पे कंडक्टर है, इस कैविटी के चारों तरफ कंडक्टर का सॉलिड पार्ट है, और उसके बाहर आपके पास एयर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है Vp, तो अब देखो इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक आपको आना है, और इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक आने के लिए आप क्या करोगे, इन्फिनिटी से लेके अब आपका ये क्या है, यहां से लेना है, एंड दिस इज डिस्टेंस r। सो हम क्या करेंगे, ये r ही लेंगे क्योंकि सेंटर यहीं से दी हुई है हमें, E डॉट डी आर। बट आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक आने में सेम नहीं है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जिस रेंज में जो है वो रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए आप इन्फिनिटी से कहां तक आएंगे, इन्फिनिटी आपका यहाँ है, इन्फिनिटी से लेके आप इसको सबसे पहले इस बाहर वाले कंडक्टर के सरफेस पे आएंगे, मतलब ए पॉइंट तक आएंगे। तो ए से इन्फिनिटी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बिल्कुल आपकी सेम रहेगी। वो कैसे रहेगी, वो हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट की थी। ये देखिए पार्ट 1 में हमने पूरे स्फीयर के बाहर कैलकुलेट की थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी हमें। सो जब इन्फिनिटी से सरफेस तक आएंगे तब तक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कैसी लेनी पड़ेगी, हमें इन्फिनिटी से कैपिटल आर रेडियस तक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेनी पड़ेगी क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ये लेनी पड़ेगी। उसके बाद अब आप कैपिटल आर तक आ गए, ठीक है, मैं ब्लैक से बना देती हूँ अब एक बार। ये देखिए हम ए पॉइंट तक आ चुके हैं, अब हम ए पॉइंट से अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बस यहीं तक रुक जाओ, आप यहीं तक रुक जाओ, बी पॉइंट पर रुक जाओ, क्योंकि ए से लेके बी तक का पोर्शन कंडक्टर का बना हुआ है। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको बताते जाऊंगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो ए से बी तक आपका कंडक्टर का पोर्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आना है, आप आर से शुरू करेंगे क्योंकि आर पॉइंट आपका कहाँ है, ए पे है, और आप बी पर खत्म हो जाएंगे। और बी बेसिकली बी क्या है, कैविटी का सरफेस है। कैविटी का सरफेस मतलब कैविटी के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है, क्योंकि बी उसकी रेडियस दी हुई है आपको, ये देखिए ये डिस्टेंस आपको बी दी हुई है ना, तो सरफेस कहाँ पे आएगा आपके पास, बी पे आएगा। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 0। उसके बाद आप, अच्छा मुझे नेगेटिव लगाना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है इसलिए, ठीक है, सब क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में आता है। अब आप बी से शुरू होके आपके पी पॉइंट तक पहुंचना है, और पी पॉइंट की डिस्टेंस अगेन आपके पास कितनी दी हुई है, स्मॉल आर दी हुई है। तो बी से लेके आर तक आ जाइए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये केविटी के अंदर की लेनी है, और ये आपने यहाँ पर निकाली है। केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। बस अब इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सेकेंड पार्ट तो हमारे पास 0 हो जाता है। देखिए आप -1 बाय आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 बाय आर ही होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपके पास क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, क्योंकि आप लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय आर तो एज इट इज रह जाएगा, और 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 0 है ही। और यहाँ से आपको मिलेगा क्यू बी अपॉन, हाँ इसमें देखो क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, और तो कांस्टेंट है, माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाय आर, और 1 बाय आर के ऊपर लिमिट लग जाएगी आपकी बी टू आर। सो ये आपके पास आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन बी। ये पोटेंशियल होगा इनसाइड द कैविटी बी। सिमिलरली अगर ए उस ऊपर वाली कैविटी में पूछा होता तो हम सेम तरह से निकाल लेते। अब देखिए इसका बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेसेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस स्मॉल ए, रेडियस स्मॉल बी। ये भी बड़ा अच्छा है। तीनों पॉइंट तीनों हमारे पास 3 तरह की शेप्स है सर्कुलर। ये हमारा सरफेस था, इसकी रेडियस देखो आर थी, और हमने देखा था कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा था, क्यू ए प्लस क्यू बी।
तो हमें सरफेस डेंसिटी निकालनी है। तो सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज विच इज इन दिस केस QA प्लस QB एंड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। यहाँ पर कैविटी रखी हुई थी, उसके अंदर हमें केवल देखो अंदर कितना चार्ज है वो नहीं लेना है, ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसका मतलब केवल सरफेस वाले चार्ज से होता है। तो ये माइनस का QA चार्ज आया था हमारे पास, तो सिग्मा ए रेडियस वाले का कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है माइनस का QA है, और उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πa² क्योंकि उसकी रेडियस a है। यहाँ वाले के सरफेस के पास माइनस में है, QB चार्ज है ये नेगेटिव में, तो सिग्मा बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का QB अपॉन 4πb²। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फोर्स ऑन QA एंड QB। QA एंड QB पर कितना फोर्स होगा। तो देखो हमेशा किसी चार्ज पर जब कोई फोर्स लगाते हैं तो ये देखा जाता है कि उस चार्ज की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, क्योंकि हमें पता है Q चार्ज को आप E फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है QE लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको जिस चार्ज पे फोर्स देखना है सबसे पहले उस चार्ज को वहां से एक बार हटा लो, जैसे कि यहाँ पे अपन ने किया है। ये देखो ओ मैंने रेड कलर का डॉट लगाया है, इस जगह QA चार्ज रखा हुआ है। तो मुझे ये देखना है कि जब इस जगह QA चार्ज नहीं था, क्योंकि किसी चार्ज के ऊपर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं लगता है, इसलिए हमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंसीडर करनी नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये QA चार्ज यहाँ नहीं होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती। तो ये पॉइंट पे आपको लेना है, तो आप यहाँ पे ये गशियन सरफेस ले लो रेड कलर का, ये देखो राइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो E इंटू 4r² इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज कितना आया, सारा नेगेटिव चार्ज तो बाहर है सरफेस पे, यानी इस रेड कलर के सरफेस में 0 चार्ज आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, यानी कैविटी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। अगर कैविटी के अंदर ना तो ऊपर वाली कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही नीचे वाली कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स काहे को लगेगा। सो QA पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा और QB पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो चार्ज वहां पर जब है तो उन्हीं की वजह से फील्ड आ रही थी, अब उन्हीं को हटा दिया तो उनके ऊपर कोई फील्ड ही नहीं लग रही है। इसलिए जो लास्ट आंसर होगा इसका आंसर होगा फोर्स विल बी 0। इस पर भी क्या होगा, फोर्स विल बी 0। और इनके आंसर मैंने सॉल्व कर लिए हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन कंडक्टिंग शेल्स of radii r and 3r are shown in figure. The outer shell carries a charge plus q and the inner shell is neutral. ठीक है, हाँ दिया हुआ है आपके पास, inner shell is grounded with the help of switch S. Find the charge attained by inner shell. क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास टू थिन कंडक्टिंग शेल्स, r रेडियस का एक कंडक्टिंग शेल है, 3r रेडियस का है, आउटर शेल कैरीज अ चार्ज, हाँ अंदर इसका चार्ज 0 है, मतलब इसको फिलहाल हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, न्यूट्रल है ये, और आउटर के पास ये प्लस Q चार्ज है। अब इनर शेल को हमने यहाँ S स्विच से ग्राउंड कर दिया है ना, स्विच को ऑन करते ही ये ग्राउंड हो जाएगा। फाइंड द चार्ज अटेन्ड बाय द इनर शेल। तो जब हमें ये कहा जा रहा है कि उसको जब ग्राउंड कर दिया तो इनर शेल के पास कितना चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपको कंडक्टर का एक और प्रॉपर्टी पता चलेगी, और वो प्रॉपर्टी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। देखो हमें ये दिया हुआ है r रेडियस का इनर शेल राइट, और ये हमें दिया है 3r रेडियस का। इनर शेल को हम बाद में ग्राउंड कर देंगे स्विच से, वो स्विच मैंने नहीं बनाया है। इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है, इनके बीच में कुछ नहीं है, ये बीच में ध्यान रखना कंडक्टर नहीं है यहाँ पे, दोनों शेल के बीच में कुछ खाली स्पेस है बस राइट, उनके बीच में कंडक्टर नहीं है, क्योंकि आपको कहा गया कि आउटर वाली भी केवल एक शेल है, शेल का मतलब सिंगल लेयर, और इसके अंदर वाली कंडक्टर भी एक शेल है, यानी ये भी एक लेयर है। बीच वाला पोर्शन में कंडक्टर नहीं है, बीच वाले पोर्शन में एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टर नहीं है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर इसको ग्राउंड कर दिया है तो ग्राउंड करने से पहले इनर शेल कितना था, न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे कुछ इंडक्शन हुआ होगा और इंडक्शन की वजह से आपके पास कुछ चार्ज आया होगा और हमारे पास फिर इसको ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड जब हमने किया है उस वक्त इनर शेल के पास कितना चार्ज है हमें पता नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि जब इसको ग्राउंड किया इनर शेल के पास तब मान लीजिए इसके पास कितना चार्ज आ जाता है Q।
अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको बता रखा है मैंने, देखो याद है मैंने आपसे कहा था कि अगर Q चार्ज है उसके चारों तरफ कंडक्टिंग सरफेस आ जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है, -Q। जितना चार्ज आप रखोगे उतना का उतना चार्ज कंडक्टर पे इंड्यूस हो जाएगा। सो अगर हमने यहाँ ब्लू कलर से इस शेल पे Q चार्ज मान लिया है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो आपका आउटर मोस्ट कंडक्टर है, ये बाहर वाला कंडक्टर है, इसके अंदर यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये देखिए -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये -Q चार्ज इंड्यूस हो गया। और अगर ये -Q चार्ज आ गया तो अपर वाले सरफेस पे कितना आएगा, +Q आ जाएगा। ये इस तरह से इसके ऊपर फैला हुआ, ये यहाँ पे हमने इंडक्शन कर लिया है, ये इंड्यूस हमने चार्ज ले लिया है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर Q चार्ज आ गया, उसकी वजह से -Q इंटू, क्योंकि पता नहीं है ये स्मॉल q की वैल्यू ही हमें निकालना है। सो ये हमारे पास चार्ज आ चुका है। अब अगर हमारे पास ये Q चार्ज आता है, हमें कंडीशन की गई है कि इसको हमने ग्राउंड किया है। अगर किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो मैंने आपको ये अर्थिंग वाले केस में मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बताया है कि जब किसी कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल है इनर सरफेस पे वो कितना, मतलब इनर वाली शेल का पोटेंशियल की कितना करना पड़ेगा आपको, 0 करना पड़ेगा। और इनर वाली सरफेस शेल का पोटेंशियल किस किस की वजह से आएगा, आपके पास कितने सारे चार्जेस हैं यहाँ पे, आपके पास खुद का जो चार्ज होगा सबसे पहले Q, उसकी वजह से निकाल लो। तो इसी Q चार्ज की वजह से खुद के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, तो इस VQ की वजह से आएगा KQ/R। फॉर्मूला आपको शेल का पढ़ा रखा है। स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज होता है तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। दूसरा, इसी की लोकेशन पे जो आउटर चार्ज है उसकी वजह से लेना पड़ेगा, यानी कि ये बाहर वाली शेल बनाई है और इसके लिए हमें पोटेंशियल निकालना है इस डॉटेड वाली लाइन पे, यानी यहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर से ये डिस्टेंस R है, राइट, और हमारे पास इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। सो बिकॉज कंडक्टिंग शेल के अंदर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो V क्या होता है, कांस्टेंट। तो ध्यान रखना कंडक्टिंग शेल के अंदर सेंटर पे या इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड वाला पोटेंशियल सेम होता है कंडक्टिंग शेल के लिए, और ये मैंने डिराइव करवा रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। सो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना दे रखा है, बाहर वाली शेल के पास टोटल चार्ज देखिए कितना है, एक तो ये +Q है, एक इनर सरफेस पे -Q है, एक आउटर सरफेस पे +Q है। तो +Q से -Q कैंसिल, ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है आपके पास, +Q ही आ रहा है। तो इस +Q चार्ज, ये +Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो सबसे पहले आप इस +Q चार्ज की वजह से खुद के सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लिए, और इसका सरफेस सेंटर से कितनी दूरी पर है, 2r डिस्टेंस पे है। सो ये आपका सरफेस हो जाएगा और ये Vp आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। और बिकॉज कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही उसके इनसाइड पॉइंट पे होता है, तो हमें V इन निकालना है। तो V इन क्या हो जाएगा, K टोटल चार्ज एंड सरफेस की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 2r है या 3r दी हुई है, ओके क्वेश्चन में 3r है शायद, आई गेस 3r है, यस 3r है, तो ये 3r हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल 0 करना है। तो हमारे पास इनर शेल का खुद का पोटेंशियल आ गया और आउटर शेल की वजह से भी आ गया। टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको ग्राउंड कर रखा है। इसीलिए हमने, देखो ये हमेशा ग्राउंड अर्थिंग का जब भी आपको देखने को मिले तो हमेशा आप ध्यान रखना, आपको एक अच्छा खासा रिलेशन मिलेगा कि जिस भी कंडक्टर को अर्थिंग की हुई होती है, ग्राउंड किया हुआ होता है, उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ 2 की वजह से आ जाएगा, सो खुद की वजह से आ रहा है KQ/R, राइट, और आउटर वाले की वजह से आ रहा है KQ/3R, और बिकॉज हमने ग्राउंड कर दिया तो ये पोटेंशियल 0 होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी -Q/3, यानी कि उस जो अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाली शेल है, उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, -Q/3। अब क्वेश्चन देखिए, टू थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ R and 3R shown in figure, outer shell has charge +Q, inner shell is neutral। ठीक है, इनर शेल आपके पास न्यूट्रल था, उसके पास कोई चार्ज हमने लिया नहीं था। Now the inner shell is earth with the help of switch S, find the charge attained by the inner shell। तो ध्यान रखिए, अगर किसी चीज को ग्राउंड किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका चार्ज 0 हो जाए। ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि उसका पोटेंशियल 0 हो जाए, और हमने अभी अभी देखा है कि पोटेंशियल 0 आया लेकिन चार्ज की वैल्यू कितनी आई, -Q/3।
ठीक है, ये हमारे पास इसके आंसर है। तो अभी मैं इसको Q = 0 हटा देती हूँ क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था, जैसे ही हमने इसको ग्राउंड किया इसके पास चार्ज आ जाएगा -Q/3। नेक्स्ट आपका ये देखिए, इफ अ पॉइंट चार्ज small q is placed at a distance of 2r from the center of a conducting neutral sphere of radius small r. Due to the induced charge on the sphere, the electric potential at point P on the surface of the sphere is x volt. Then find the value of x if kq/r is equals to 18 volt. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट चार्ज है q, उसको एक कंडक्टिंग स्फीयर के सामने रखा गया है। ये कंडक्टिंग स्फीयर के सामने इसको रख दिया गया है और पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, लेकिन ये जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल है ये ओवरऑल सारे चार्जेस की वजह से नहीं होगा, ओनली ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर। पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, ये वीपी आपको कैलकुलेट करना है, बट ये क्योंकि वैसे तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, जो ओरिजिनल चार्ज रखा हुआ है क्यू उसकी वजह से भी, और जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से भी। लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है कि आपको ओरिजिनल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ इस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना होगा। सो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज लेना है आपको ओनली, ओके, ओनली इंड्यूस चार्ज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक तरीका है, देखो हमें नहीं पता है कि इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना आएगा, हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं पी पॉइंट पे, राइट, टोटल पोटेंशियल, और फिर ओरिजिनल चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, फिर टोटल में से क्या करेंगे, ओरिजिनल वाले को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो डेफिनेटली किसकी वजह से होगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं कि इंडक्शन जो होगा वो हमारे पास किस तरह से होगा। हमें ये कहा गया है कि जो कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग स्फीयर है, वो न्यूट्रल होना चाहिए। देखो ये न्यूट्रल रहना चाहिए, कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस पे जो चार्ज टोटल आना चाहिए वो 0 रहना चाहिए, एनी टाइम न्यूट्रल रहेगा वो, यानी चार्ज इंड्यूस होगा भी सही लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q, और इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +Q। तभी हम कह सकते हैं कि देखो चार्ज इंड्यूस भी हो गया और अभी भी टोटल चार्ज कितना है, टोटल Q कितना है कंडक्टर के पास, 0 होना चाहिए। और ये 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्फीयर के पास टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, वो इन तीनों चार्जेस की वजह से होगा, राइट, वो इन तीनों चार्जेस की वजह से होगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू वो निकालते हैं उसको ड्यू टू दिस थ्री चार्जेस। अब एक चीज और बताती हूँ कि बिकॉज आपको ये कंडक्टिंग स्फीयर दिया है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब जो पोटेंशियल होता है वो वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट। तो कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है कि V इनसाइड इज इक्वल्स टू V सरफेस, और V इनसाइड में हम V सेंटर भी ले सकते हैं क्योंकि सेंटर इनसाइड में ही होता है, राइट। बिकॉज सरफेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सरफेस पे ही हमारा पॉइंट P है, तो ये जो सरफेस आएगा इसे तो हम बोल देंगे VP, और VP हमारा किसके इक्वल है, V सेंटर पे। तो इसका मतलब हम इन तीनों चार्जेस की वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले V सेंटर निकालते हैं जो कि VO है, और वो किस किस की वजह से होगा, एक तो हमारा इस +Q की वजह से, तो +Q की वजह से इस O पॉइंट पे पोटेंशियल के निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस हमें कितना दिया है, ये डिस्टेंस हमें दिया है 2r, ये डिस्टेंस हमें 2r दिया है, तो इस Q की वजह से कितना पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे, KQ/2r, राइट। अब ये देखो -Q और +Q, ये -Q और +Q दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस
स्फेयर के ऊपर। तो अगर दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जितना पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से होगा। सो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी दोनों की वजह से, है ना। हम कह सकते हैं ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे दोनों की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू एक की वजह से पॉजिटिव आएगी और एक की वजह से नेगेटिव आएगी। सो ये हमारे पास मिल गया। अब ये सेंटर पे जो पोटेंशियल हमको मिला है और यही पोटेंशियल, इसका मतलब हमें पता है VO इज इक्वल टू VP होगा। तो VP की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, KQ/2R आ गई, क्योंकि VO आपने निकाला था और वो कितना था, KQ/2R। तो VP भी कितना आ गया, KQ/2R। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल आपको मिला है P पॉइंट पे, ये सारे चार्जेस की वजह से है, ये सारे चार्जेस की वजह से है। किस किस की वजह से है, जो ओरिजिनल चार्ज था और जो इंड्यूस चार्ज था, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि ये तो हमारे पास आ गया टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल हमें क्या करना है, इसमें से ओरिजिनल चार्ज का पोटेंशियल माइनस करना है। तो ओरिजिनल चार्ज की वजह से, अब देखो, अब आप भूल जाओ सेंटर को, क्योंकि सेंटर वाला रोल खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, इस P पॉइंट पर एक तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे और उसको इस टोटल पोटेंशियल में से माइनस करना है। ध्यान रहे, क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल आया है ये कहाँ पे आया है, P पॉइंट पे आया है। और टोटल पोटेंशियल P पर किस किस की वजह से होगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से और ओरिजिनल की वजह से। इंड्यूस की वजह से हमें निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली पता नहीं है, क्योंकि P पॉइंट सरफेस पे है। सो हम यहाँ पर ओरिजिनल चार्ज की वजह से निकालेंगे। सो देखिए, प्लस Q से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये 2R तो ये रही, और ये हमारे पास R हो गई। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, 3R हो गई। सो ये जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा, ओरिजिनल चार्ज प्लस इंड्यूस चार्ज। अब ओरिजिनल चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, KQ/3R प्लस V इंड्यूस चार्ज, राइट। और ये कितना आ रहा है टोटल पोटेंशियल, KQ/2R। तो यहां से अपन को V इंड्यूस मिल जाएगा, विच इज KQ/2R माइनस KQ/3R। और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा KQ/6R। KQ/R की वैल्यू हमें गिवन है 18। तो ये आंसर कितना आ रहा है, 3। सो 3 वोल्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 3 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे IIT का क्वेश्चन है। Conducting liquid bubble of radius A and thickness T is charged to a potential V. If the bubble collapses to a droplet, then find the potential on the droplet. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग लिक्विड बबल। देखो, बबल क्या होता है, बबल के अंदर केवल हमारे पास आउटर लेयर होती है, अंदर कुछ नहीं होता है, स्टफ नहीं होता है। और आपके पास ड्रॉपलेट क्या होती है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बबल एंड ड्रॉपलेट, दिस इज बबल एंड दिस इज ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के अंदर पूरा आपके पास, मतलब ड्रॉपलेट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड बबल इज एन एग्जांपल ऑफ होलो स्फीयर, या फिर स्फेरिकल शेल कह सकते हो। सो दिस इज ड्रॉपलेट एंड दिस इज बबल। सो कह रहा है कि सबसे पहले हमने कंडक्टिंग लिक्विड बबल लिया, उसकी रेडियस A थी एंड उसकी थिकनेस T है, और इस चार्ज टू अ पोटेंशियल V, ओके। तो चार्ज टू पोटेंशियल V, तो बबल के तो हमें पता है कि हमारे पास उसका सरफेस का मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में शुरुआत में देखिए, सो इनिशियली हमारे पास बबल था, बबल की रेडियस हमारे पास A है। तो सपोज उसका पोटेंशियल मान लीजिए, हम सरफेस पे कंपेयर करते हैं, तो सरफेस का पोटेंशियल, क्योंकि बबल जो है उसके सरफेस पे वही पोटेंशियल होगा जो इनसाइड होगा, तो हम सरफेस पे ले लेते हैं। सरफेस पे पोटेंशियल अगर हमने उसको चार्ज दिया है Q, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा सरफेस पे, KQ/A। ये बबल के लिए ध्यान रखना, ये बबल के लिए। अब उस बबल से क्या किया, उसकी रेडियस कितनी है, A है। अब उस बबल को ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब भी बबल को ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बबल में तो केवल लेयर पे मटेरियल होता है, अब हमने उसको ड्रॉप बना दिया है और ड्रॉप में अंदर भी मटेरियल होता है, तो उसकी रेडियस वो की वो नहीं रहेगी। बट वी नो इट वेरी वेल कि जितना लिक्विड हमारे पास बबल बनाने के लिए चाहिए था उतने ही लिक्विड की ड्रॉप बनी है, यानी कि जो वॉल्यूम रहेगा वो चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। इसलिए हम सरफेस एरिया को इक्वल नहीं करेंगे। वॉल्यूम आपको क्वांटिटी बताता है, लिक्विड की क्वांटिटी, तो लिक्विड की क्वांटिटी तो जितनी पहले थी उतनी अभी रहेगी। तो लिक्विड की क्वांटिटी सेम होने की वजह से हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो वॉल्यूम of bubble will be equal to volume of droplet। अब जो वॉल्यूम है हमें सबसे पहले बबल का लेना है। बबल हमारे पास क्या है, इस तरह की एक
इनर और आउटर रेडियस की एक शेल है, तो हमें ये कहा गया कि ए रेडियस है उसकी और टी उसकी थिकनेस है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल शेल, कोई भी स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस हमारे पास आर होती है और थिकनेस हमारे पास डी आर होती है, उसका वॉल्यूम हम क्या लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो बबल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। जबकि ड्रॉप जो है वो सॉलिड स्फेयर होता है और सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, मान लीजिए ड्रॉप की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो यहां से अगर अपन आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3a स्क्वायर टी और उसकी पावर 1/3। ये हमारे पास बबल की, सॉरी, ड्रॉप की रेडियस आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। सो v एट द सरफेस ऑफ ड्रॉप, हम सरफेस पे लेंगे क्योंकि बबल में भी हमने सरफेस पे लिया है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा, मान लीजिए v प्राइम है, और उस v प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, k। एंड हमारे पास, अच्छा, q चार्ज लेना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर देखिएगा, इस वाले रिलेशन से शुरुआत में हमने क्या लिखा, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई ए। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, va अपॉन k। चार्ज हमारे पास, चार्ज तो उतना ही रहेगा हमारे पास अभी भी, राइट। तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिली है v प्राइम, जो कि कितनी होनी चाहिए, के क्यू बाई आर होनी चाहिए। सो हम q की वैल्यू पुट कर देंगे और r की वैल्यू पुट कर देंगे। सो k एज इट इज रहने दो, q देखो हमें कितना मिला है, ये रहा va बाई के, q हमें कितना मिल रहा है, va अपॉन के, और r हमें कितना मिल रहा है, ये रहा 3a स्क्वायर t की पावर 1/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमें v के टर्म्स में निकालना है। एक्चुअली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शंस आपको कैसे दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि क्वेश्चन उसमें नहीं आया था, हमारे पास ऑप्शंस में नहीं आया था। सो इस तरह से इसका जो नया पोटेंशियल होगा वो एक्चुअली पुराने पोटेंशियल्स के टर्म में पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं है, आपके पास सिर्फ v दिख रहा है, a दिख रहा था और t दिख रहा था। तो जो न्यू पोटेंशियल आ रहा है वो न्यू पोटेंशियल आपको इन 3 पैरामीटर के टर्म्स में ही निकालना था। कैपिटल आर हमको दिया नहीं था, कैपिटल आर हमको क्या नहीं दिया था, दिया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर v प्राइम, देखिए ये हमें जो गिवन 3 पैरामीटर थे उन्हीं 3 पैरामीटर के टर्म्स में हमारा न्यू पोटेंशियल यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, 3 अनचार्ज कंडक्टिंग लार्ज प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस ऑफ ईच प्लेट। कंडक्टर के बारे में मैंने एक चीज आपको और बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आपको ये कहा जाए कि ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये एक कंडक्टिंग शीट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग पे आप सिंगल सरफेस ले सकते हैं, लेकिन कंडक्टिंग सरफेस को अगर जूम करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, इसके 2 सरफेस आएंगे, ध्यान रखना। ये मैंने कैसे होता है, ये मैंने रीजन आपको बता दिया है जब मैंने आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कंडक्टिंग शीट के आसपास और नॉन कंडक्टिंग शीट के आसपास। तो उस वाले कंसेप्ट से आपके पास ये हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे 3 शीट्स दी हुई है, ओके, और तीनों क्या है, कंडक्टिंग है। इसका मतलब इन 3 में से रैंडमली कोई सी भी एक शीट बना लो, कोई सी भी एक प्लेट बना लो, क्योंकि सबके लिए आंसर सेम होगा। ये मैंने तीनों आइडेंटिकल है, इनमें से आप कोई सी भी मान लो, ये मैंने कोई सी भी एक शीट बना ली, कंडक्टिंग है इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। नाउ कहा जा रहा है कि दे आर प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में बनाई हुई है, आपको ये वाली राइट हैंड साइड में दी हुई है। फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। देखो, अगर आपने इसको, इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि अगर इसके इनसाइड पॉइंट पे देखो तो ये एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर लग रही है, जबकि हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब इसके जो अंदर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में आ जाए, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में ना आई तो अंदर आपके पास नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसे इंड्यूस करनी पड़ेगी सो दैट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाए। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अब लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगी,
क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज रखूंगी तो किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट होगी, और पॉजिटिव चार्ज है उससे दूर जाना आपको, तो आप अपने आप लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे, और ये वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज रखना है। क्यों? अगर ये नेगेटिव चार्ज रखोगे, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे टुवर्ड्स द प्लेट, और इधर आपकी पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है, मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर निकालनी है, तो आप बोलोगे अवे फ्रॉम द प्लेट। इन बोथ द केसेस ये आपकी लेफ्ट साइड में आ रही है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में इस वाले सरफेस पे आपके पास आएगा प्लस सिग्मा, और इस वाले सरफेस पे आपके पास आएगा माइनस सिग्मा। ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि ये प्लेट्स अनचार्ज्ड हैं, इनके ऊपर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अगर आपने इधर वाला सिग्मा अलग मान लिया और इधर वाला सिग्मा अलग मान लिया तो नेट चार्ज आ जाएगा, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो दो सारी प्लेट्स न्यूट्रल ही रहनी चाहिए, अनचार्ज रहनी चाहिए। इसलिए हमें दोनों साइड में सेम मानना है। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड किया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज हमने कर दिया, राइट। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इनसाइड किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करते हैं, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी है। सो देखो इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो एक तो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो है राइट हैंड साइड में, प्लस अब ये दो प्लस सिग्मा की वजह से और माइनस सिग्मा की वजह से, तो हम जानते हैं प्लस सिग्मा की वजह से यानी सिंगल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव सिग्मा की वजह से भी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कंडक्टर के अंदर रखा हुआ है, और ये किस पॉइंट पे निकाला है आपने? P पॉइंट पे निकाला है, राइट। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E एक्सटर्नल, और E एक्सटर्नल हमें कितना दिया है? सिर्फ E दिया है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाली प्लेट है इसके ऊपर कितना होगा? यहाँ पे ये होगा माइनस सिग्मा, और इसके इधर आ जाएगा प्लस सिग्मा। सिमिलरली ये होगा माइनस सिग्मा और ये हो जाएगा आपके पास प्लस सिग्मा। सिमिलरली ये आपके पास माइनस सिग्मा और ये आपके पास कितना हो जाएगा? प्लस सिग्मा। ये इनके दोनों सरफेस पे रहेगा, और हर सिग्मा की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ई। तो ये यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कंडक्टिंग सरफेस पे होगी। ये क्वेश्चन देखिए, हमें ए पार्ट अलग से दिया हुआ है और बी पार्ट अलग से दिया है, इसलिए इन्होंने कहा है बोथ क्वेश्चन ए एंड बी रेफर टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन इन द फिगर। सो एक स्फेरिकल शेल हमको दिया है विद एन इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, मेड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, एंड टोटल माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द शेल। माइनस क्यू जो है, अब आप यहाँ पे देखिए ये दो शेल नहीं है, सिंगल शेल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू शेल एंड सिंगल शेल? जब मैं कहती हूँ दो शेल, इसका मतलब एक शेल ये है, एक शेल ये है, और बीच में एयर है, बीच में आपके पास एयर है। जब मैं कह ये टू शेल्स है, ये आपके पास दो अलग अलग शेल्स बनाई है मैंने। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास एक सिंगल शेल है जिसकी इनर रेडियाई ए है और आउटर रेडियाई बी है, इसका मतलब ये इनर रेडियाई होगी, ये इसकी आउटर रेडियाई होगी, और बीच में यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, ये कंडक्टिंग मटेरियल। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू शेल एंड वन शेल। अगर आपको एक शेल दिया जाए और उसकी इनर आउटर रेडियाई दिया जाए तो बीच में कंडक्टिंग मटेरियल का आपको स्टफ भरना है, और आपको दो शेल दिया जाए तो एक शेल बना लो, दूसरी शेल बना लो, बीच में एयर होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें एक शेल दिया है, तो ध्यान रखना ये कंडक्टर है, यहाँ पे आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, और इसीलिए उसने बोला है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज किसको दिया गया है? ये पूरी शेल को दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा हमको नहीं पता है। अब बस हमें ये बताना है कि ये जो माइनस क्यू चार्ज दिया है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेसेस, ये इन दोनों सरफेस पे कैसे जाएगा। अब यहाँ पर चार सरफेस मत कर लेना, जैसे यहाँ पर तो आप चार सरफेस करोगे, इस दो शेल में तो चार सरफेस हो जाएंगे, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस और ये फोर्थ सरफेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में कंडक्टिंग मटेरियल स्टफ किया हुआ है, तो इनर सरफेस एक हो जाएगा और सबसे आउटर मोस्ट दो हो जाएंगे, तो दो ही सरफेस है आपके पास। तो आपको ए रेडियस वाले सरफेस पे बताना है चार्ज और बी रेडियस वाले सरफेस पे बताना है चार्ज। तो ये सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं इनर वाले के लिए क्या करेंगे। तो देखो इनर वाले के लिए क्या करेंगे,
हमारे पास ये मैंने इनर बनाया है, ये आउटर है, यहाँ पे हमने रखा है क्यू चार्ज, राइट। हमें अगर मैं देखो एक गशियन सरफेस ले लेती हूँ, यहाँ पे क्यों ले रही हूँ बताऊंगी। बीच वाला पार्ट किसका बना हुआ है, कंडक्टर का बना हुआ है। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन सारी किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर है। और हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। यानी जो मैंने डॉटेड वाला पार्ट लिया है, सपोज ये डिस्टेंस आपके पास r है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो E इंटू 4πr दैट मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये जो P पॉइंट है मैंने कंडक्टर के अंदर ले लिया है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है आपका Q एनक्लोज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमारा Q एनक्लोज 0 आना चाहिए, इसका मतलब इस डॉटेड लाइन वाली पार्ट के अंदर जो चार्ज एनक्लोज है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप देखो आपका यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। सो दैट ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनर सरफेस पे तो कितना चार्ज आएगा, इसका मतलब जो ए रेडियस है, इसका मतलब जो आपकी इनर वाला सरफेस है ए रेडियस का, उसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस क्यू। लेकिन हमारे पास कंडक्टर को टोटल चार्ज, कंडक्टर के पास क्वेश्चन में टोटल चार्ज कितना दिया है, सिर्फ माइनस क्यू चार्ज रहना चाहिए। तो अगर आपके पास माइनस, अब इनर सरफेस के पास तो आया ही नहीं है, इनर सरफेस के पास तो कितना चार्ज है, सिर्फ माइनस क्यू चार्ज है। तो देखो अगर यहाँ पे आपने माइनस क्यू दे दिया, तो आउटर के पास कितना देना पड़ेगा आपको, आउटर के पास कितना देना पड़ेगा आपको, प्लस क्यू। आउटर को कितना देना पड़ेगा आपको, प्लस क्यू देना पड़ेगा। क्यों, और हाँ, माइनस क्यू चार्ज पूरे कंडक्टर के पास अलग से रखा हुआ है, वो भी देना पड़ेगा। अब वो आपने अंदर तो दिया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज देना पड़ेगा। और ये क्यों दिया, ये चार्ज कंजर्वेशन से हुआ है, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के पास टोटल चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया था ये, जबकि हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ रहा है, जो ए रेडियस वाला सरफेस है उस पे आप देख सकते हैं माइनस क्यू आ गया, राइट। और जो बी रेडियस वाला है उसके पास देखिए प्लस क्यू आ रहा है। और अगर मैं ये माइनस क्यू भी कर देती हूं, तो इन दोनों को आप ऐड कीजिए, तो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू कितना आ रहा है आपके पास, माइनस क्यू, जो कि ये सेम आ रहा है देखिए यहाँ पे। तो टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाया अपन ने। सबसे पहले इनर सरफेस पे कैसे पता किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगा के, कि उसके लिए माइनस क्यू ही होना चाहिए। और अगर इनर के पास माइनस क्यू आ गया, अब बचा हुआ जो चार्ज है आपके पास, अब देखो इनर के पास अगर आप माइनस क्यू ही दे देते और आउटर के पास आप माइनस क्यू दे देते, तो चार्ज आपके पास कंजर्व नहीं हुआ, चार्ज आपके पास कंजर्व नहीं हुआ, क्योंकि टोटल चार्ज कंडक्टर के पास कितना आ गया, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू आ गया। जबकि क्वेश्चन में आपसे कितना कह रहा है, ये स्मॉल माइनस क्यू होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, तो इस तरह से, इसका मतलब ए वाले के पास चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू, और बी वाले के पास कितना आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, माइनस क्यू तो इनर सरफेस पे, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। माइनस क्यू तो इनर सरफेस पे आया है हमारा, यहाँ पे माइनस क्यू आया था, और यहाँ पे आया था प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, यस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अब इसी का देखो बी पार्ट क्या है, assume that the electrostatic potential is zero at infinite distance from the spherical shell, the potential at distance r, जो r है a and b के बीच में है, फ्रॉम द सेंटर कितना होगा। सो जो आपने अभी गशियन सरफेस लिया है, बेसिकली उसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पूछा जा रहा है ये। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, इस बार हमें क्या करना है, ये दो इनर सरफेस बनाया है, ये देखो डॉटेड वाला पार्ट है, यहाँ पे अपन को पोटेंशियल पूछा गया है। ये डिस्टेंस आपके पास कितना लिया गया है, ये कैपिटल आर लिया गया है ना, ये स्मॉल आर नहीं है, ये कैपिटल आर है। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही है, इन्फिनिटी से सबसे पहले आप किसी पार्टिकल को सरफेस तक लाओ, फिर सरफेस से यहां तक लेके आओ, तो दो पार्ट में आपका पोटेंशियल जो है वो टूट जाएगा। सो माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा सबसे पहले आउटर मोस्ट सरफेस पे लाओगे, और आउटर रेडियस आपको कितना दिया है, बी दिया है, तो माइनस इन्फिनिटी से बी तक आओगे। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी है आपको, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर लेनी है बाहर। सो बाहर अगर आप देखोगे, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगी,
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए गॉस लॉ अप्लाई करो। नाउ मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। खुद देखो अंदर कितना चार्ज हो चुका है, टोटल कितना चार्ज हो चुका है, -q इसके पास है और यहाँ पे आपके पास ये कितना चार्ज है, q - q आपके पास यहाँ पर चार्ज है और आपके पास कितना चार्ज है, ये तो ए और बी का हो गया और आपके पास सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। टोटल चार्ज, एक मिनट मैं टोटल चार्ज ब्लू कलर से बना रही हूँ। एक मेरा है +q यहाँ, एक मेरा है -q यहाँ, एक मेरा है +q यहाँ और एक मेरा है -q यहाँ। इन तीनों चार्जेस को ऐड करो तो कितना आ रहा है, चार्ज एनक्लोज कितना आया, q - q आया, तो k q - q अपॉन r² dr। और फिर B से आपको कहाँ पे जाना है, B से आपको स्मॉल r पे आना है और B से स्मॉल r पे आओगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। अब आप इस डॉटेड वाली ये रेंज में हो और ये रेंज में आपका क्या है, कंडक्टर फिल किया हुआ है। ये देखो ये रेंज में आपका कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, k - q अपॉन b। सो ये जो पोटेंशियल है वो आपके पास कितना हो जाएगा, इनसाइड द शेल हो जाएगा। सो k q - q अपॉन b, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। ओके, टू स्टेटमेंट आर मेड इन दिस रिगार्ड। एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बना लेते हैं, ये रहा स्फीयर और इसके सरफेस पे पोटेंशियल आपको कितना दिया है, 100 वोल्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। S2 बोल रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। क्या बोल रहा है, किसी भी कंडक्टिंग, हाँ अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यस, E इज इक्वल टू 0 और हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है -del-V। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब V की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, कांस्टेंट। तो अगर V कांस्टेंट रहेगा तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही कांस्टेंट करना है, तो वही कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। तो यस, ये इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। इसका मतलब S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2। S2 का कॉज S1 ही है। S2 क्या बोल रहा है कि अंदर 100 वोल्ट होगा और उसका रीजन क्या है कि यस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस कंडीशन में। देखिए हमारे पास फिगर शोज टू शेल्स ऑफ रेडियाई r and 2r. The inner shell is non-conducting and uniformly charged with charge q, while the outer shell is conducting and uncharged. The potential at point B is. तो ये वाले कंडीशन, इस वाले क्वेश्चन को रीड करो। अब इसमें देखो आपके पास ये ए और बी सेंटर अलग अलग है। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बनाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक इन्होंने अंदर वाली नॉन कंडक्टिंग ऐसे रखी हुई है, राइट, और बाहर वाली जो है वो आपके पास ऐसे रखी हुई है। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर काफी अलग अलग पॉइंट पे हो गए, है ना। और इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले इनर शेल जिसका ए सेंटर है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो मैं सबसे पहले ए को बनाती हूँ। देखो ए का ये नॉन कंडक्टिंग बनाया है एंड यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज क्यू। देखो यूनिफॉर्मली बोल दिया इसलिए इस क्यू चार्ज को अपन अंदर नहीं डालेंगे, इसको बाहर रखेंगे। सरफेस पे है, ये सरफेस पे है तभी, और शेल है क्योंकि अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, तो केवल एक लेयर है, यानी ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो केवल उस लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये क्यू है आपके पास, राइट। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल कहाँ पूछा जा रहा है, एट पॉइंट बी। पोटेंशियल हमें पूछा जा रहा है एट पॉइंट बी। बी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, करेक्ट, बी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। तो आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, नॉन कंडक्टिंग के अंदर आपके पास चार्ज क्या है, 0 है। अंदर यहाँ पे चार्ज 0 होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कैसे भी निकाल लीजिए आप, चाहे बी से गुजरता हुआ गशियन सरफेस ले लो, गशियन सरफेस ले लो। तो क्यू एनक्लोज कितना आया, यहाँ से E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो सारा बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंदर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0। तो पोटेंशियल कितना आया, कांस्टेंट। इसका मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। और इस कैपिटल क्यू की वजह से अगर ये नॉन कंडक्टिंग शेल है और इसकी रेडियस r है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। और वही क्या होगा, बी पॉइंट पे होगा, क्योंकि बी पॉइंट आपका क्या है, इनसाइड पॉइंट है। बी पॉइंट आपका क्या है, इनसाइड पॉइंट है। तो
ए वाले पोर्शन की वजह से तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R होगा। अब हम जो बाहर कंडक्टिंग शेल दिया हुआ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअल में जब आपने इसको Q चार्ज दिया है तो इसका मतलब इसके पास Q चार्ज है, तो यहाँ इंड्यूस कितना होगा -Q, बाहर इंड्यूस कितना होगा +Q। अब ये भी कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, जो सरफेस पे होगा, और सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो आपके पास कितना होगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो दोनों की वजह से नेट चार्ज कितना है, 0 हो जाएगा। सो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि कंडक्टिंग शेल पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, केवल अंदर वाली नॉन कंडक्टिंग शेल करेगी, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, KQ/R। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन भी देखिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको आ ही जाएगा। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन अब तक आप कर चुके। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा अगर आपको कंडक्टर से मिलता है तो। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कितना देखिए, Q, 2Q एंड -Q आर गिवन टू 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तीनों शेल को आपके पास 3 शेल है, 3 शेल मतलब हर शेल का 2 सरफेस होंगे, इनर वाला और आउटर वाला। तो 3 शेल है तो टोटल सरफेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ शेल सी। तो जो सबसे आउटर मोस्ट है उसके इनर सरफेस पे चार्ज और आउटर सरफेस पे चार्ज का रेशियो हमें निकालना है। सो आप देखिए, सबसे पहले ए अंदर वाली शेल को इन्होंने क्यू चार्ज दिया है, वो सारा का सारा चार्ज जो है वो उसके आउटर सरफेस पे ही होगा। इनर सरफेस पे हमें उसका कोई भी चार्ज नहीं, हमारे पास इनर सरफेस पे हम उसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर अगर आप गॉस लॉ लगा के निकालें तो Q इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपके पास Q है, मैं सिर्फ A बता रही हूँ, ये मैंने A बना दिया। मैं इसके बिल्कुल यहां से गुजरता हुआ अगर एक गशियन सरफेस ले लूं तो Q एन मुझे पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जानी चाहिए, इसके लिए इस केस में कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप मान लीजिए इनर सरफेस पे हम इसमें इसको हमने Q चार्ज दिया। ओके, यहीं से स्टार्ट कर लो आप डायरेक्टली। ये हमारा है इनर शेल, ये है आउटर शेल और ये है सबसे बाहर वाला शेल, राइट। तो इसको हमने Q चार्ज यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर इंड्यूस कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा -Q, तो यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा, +Q हो जाएगा, राइट। और अब देखो एक चीज और है, अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे -Q आया है, तो यहाँ पर देखो ये Q है, इस Q की वजह से अगर आप सारे चार्जेस दोनों के साथ साथ में मिलाकर ही देखें, यहाँ पे देखो यहीं से अपन दोनों में आप किसी से भी कर लीजिए, अगर ये Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इस Q की वजह से यहाँ पर कितना आएगा, -Q चार्ज आएगा, राइट। हाँ, अगर आपको ये चीज समझनी है, जस्ट अ मिनट यार, मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको समझाई देती हूँ कि इसमें इनर सरफेस पे हमने चार्ज क्यों नहीं लिया, वरना आपको ये डाउट ही रह जाएगा हमेशा। देखो आप सोच सकते हैं कि जो सबसे अंदर वाला सरफेस था, जब हम बाकी सब में दोनों पे ले रहे हैं, तो अगर हमने क्यू चार्ज दिया था तो ये सारा का सारा क्यू हमने आउटर पे ही क्यों माना, इसके इनर सरफेस पे क्यों नहीं माना। तो ये जो ए शेल है कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल के मैं 2 सरफेस बना रही हूँ, एक मैंने इनर बनाया है, एक मैंने आउटर बनाया है। तो देखो जूम करके देखने पे ये ऐसा लगेगा, ये मैंने सिंगल शेल बनाई है, ये सिंगल शेल बनाई है और ये कंडक्टर की है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल की शेल बनी हुई है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसको क्यू चार्ज देते हो तो उस क्यू का सपोज यहाँ पर सारा पोर्शन आपने रख लिया, बिकॉज हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अगर मैं मेरा गशियन सरफेस ऐसे ले लेती हूँ, ये देखिए, ये मैंने गशियन सरफेस यहाँ ले लिया, तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी इस पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। और अगर मैं यहाँ पे गशियन सरफेस लगाती हूँ तो वो कितना आता है, ये। अब मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कंडक्टर के अंदर ली है तो 0 होनी चाहिए, इसका मतलब क्यू एनक्लोज आपका क्या होना चाहिए, 0। और क्यू एनक्लोज वही होगा जो इनर सरफेस पे आएगा, और इनर सरफेस पे इसका मतलब चार्ज हमेशा 0 रहेगा। सो आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि जब आप सबसे पहले अंदर वाली शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैपिटल क्यू चार्ज आप बाहर ही सरफेस पे ले लेंगे, अंदर 0 लेंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो 0 नहीं आएगी। तो हमारे पास क्यू चार्ज आ जाएगा, तो -Q यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, -Q यहाँ पे इंड्यूस होते ही आपके पास अगर -Q अंदर इंड्यूस कर दिया तो आपको यहाँ पर कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा प्लस का Q, और ऑलरेडी वहां पर कितना है, 2Q है, तो 2Q + Q कितना हो गया, 3Q। इसका मतलब इसके इनर सरफेस यहाँ पे अगर 3Q है तो यहाँ पे ये कितना यहाँ पर ये कितना करना पड़ेगा, ये -3Q होगा।
और यहाँ पे अगर माइनस का 3q है तो यहाँ पर कितना को पढ़ना पड़ेगा, प्लस का 3q। ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो ओवरऑल अब आपके पास कितना चार्ज में आया है, तो केवल सी सरफेस को देखो आप, केवल सी सरफेस को देखो, ये रहा केवल सी सरफेस। तो सी जो है उसके आउटर पे चार्ज कितना है, 3q माइनस q, कितना हो जाएगा 2q। और उसके इनर सरफेस पे कितना है, माइनस का 3q। रेशो किसका पूछा है, इनर एंड आउटर, यानी पहले इनर का लेना है, तो इनर का कितना हो जाएगा -3q, और रेशो के नीचे कितना लेना है 2q। तो आंसर कितना आ रहा है -3/2। तो आंसर कितना हो जाएगा डी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। देखो, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर मेटल सरफेयर, इनर मेटल स्फेयर है, अंदर का तो स्फेयर है, एंड दैट ऑफ आउटर शेल, ये तो स्फेयर दिया हुआ है और इसके चारों तरफ शेल दी हुई है। तो मेटल स्फेयर का 10 वोल्ट दिया है और आउटर शेल का 5 वोल्ट दिया है। देन द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा, तो एक्चुअल में बिकॉज ये कंडक्टिंग स्फेयर है तो आउटर वाला जो शेल है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ इस अंदर के स्फेरिक, इस मेटल के स्फेयर का मतलब रखो, क्योंकि हमें पता है कि ये मेटल का स्फेयर है, इसका मतलब यहाँ कंडक्टर भरा पड़ा है, और अगर यहाँ कंडक्टर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और वो पोटेंशियल वही होना चाहिए कांस्टेंट जो सरफेस पे था। सो सिर्फ इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है वो मैटर करता है, और वो कितना है 10 वोल्ट। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 10 वोल्ट जो है वो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट पॉजिटिव charge is brought near an isolated conducting sphere, the electric field is best given by, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होगा उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए कंडक्टिंग सरफेस पे। तो हमने यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेयर लिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस देखिए। सो प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू से लाइनें क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन में वो तो चीज दिख रही है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज है। चारों में बस आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन में है। इसमें यहाँ पे ये एंगल 90 का नहीं बन रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी 90 का एंगल नहीं बन रहा है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे देखो ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, ये सारी की सारी लाइनें। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में क्या है, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हमेशा उस चार्ज से दूर की तरफ होती है। तो आपके पास यहाँ पर बेसिकली ये प्लस क्यू चार्ज था और हो सकता है कि लाइनें ऐसी थी, आपने जैसे ही यहाँ पे कंडक्टिंग सरफेस डाला तो लाइनें थोड़ी सी मुड़ के बस यहाँ पे 90 बना लेगी, लेकिन रहेगी अवे फ्रॉम द चार्जेस, और जाना उन्हें चार्ज से दूरी है, बस 90 का एंगल बनाती हुई जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 90 का एंगल बनाते हुए आई और फिर 90 का एंगल बनाते हुए चली गई। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, जबकि इधर आने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। तो ये आंसर इनकरेक्ट होगा और ये करेक्ट होगा। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे लगे हैं, एक तो ये कि प्लस क्यू से जो लाइन्स है अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और दूसरी ये जैसे ही कंडक्टिंग सरफेस के पास आएगी वो 90 का एंगल बनाने लग जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। देखिए, there are two uncharged identical metallic sphere 1 and 2 of radius r and separated by a distance d which is very very larger than r। सबसे पहले यही लाइन वापस पढ़ लो। दो अनचार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर बना लेते हैं, अनचार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर, अनचार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर, एक बना दिया, दूसरा बना दिया, ठीक है। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हमें दिया है d, और d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसलिए दोनों को बहुत छोटा बनाया है और डिस्टेंस इनकी काफी ज्यादा बना दी गई है। अ चार्ज मेटेलिक स्फेयर ऑफ सम रेडियस, सेम रेडियस हैविंग चार्ज स्मॉल q इज टच्ड विद वन स्फेयर। एक चार्ज मेटेलिक स्फेयर लिया है हमने, ओके, चार्ज मेटेलिक स्फेयर इधर से लाओ, ये रहा चार्ज मेटेलिक स्फेयर है सेम रेडियस का, और उसके पास मान लीजिए क्यू चार्ज था,
उसको पहले वाले स्फीयर से टच करवाया। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है मैंने कंडक्शन बताया था, आपको मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन इंडक्शन बता रखा है। कंडक्शन में मैंने कहा था एक कंडक्टर को दूसरे से टच करवा देते हैं, तो जब टच करवा देते हैं तो उसका चार्ज जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हमें ये कहा गया है कि ये दोनों जो स्फीयर हैं, यानी जिसको चार्ज कर रहे हो और जिससे चार्ज किया जा रहा है, दोनों आइडेंटिकल है। जब ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आइडेंटिकल होगा, यानी ये जो Q चार्ज है ये इसको क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो Q/2 खुद रख लेगा और Q/2 इसको दे देगा। तो अब आपके जो सेकेंड वाला स्फीयर है उसके पास चार्ज यहाँ पर कितना आ चुका है, Q/2 आ चुका है। अब क्या बोला जा रहा है, आफ्टर सम टाइम इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, जैसे ही आपने इसको Q/2 चार्ज दिया, थोड़े टाइम बाद आप अपने ओरिजिनल स्फीयर को हटा लो। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसके पास आपका Q/2 चार्ज है। और क्या करना है अब, नाउ द अनचार्ज स्फीयर इज अर्थ। अब जो अनचार्ज स्फीयर था उसको हमने क्या कर दिया है, अभी भी जो अनचार्ज स्फीयर है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। अनचार्ज मतलब अब ये वाला, क्यों, क्योंकि इसके पास तो Q/2 चार्ज आ चुका है, ये तो अनचार्ज नहीं रहा, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अगर इसको ग्राउंड कर दिया यानी कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये कहा जा रहा है कि अगर इसको ग्राउंड कर दिया है तो इसके पास चार्ज कितना होगा। ये देखिए, चार्ज ऑन द अर्थ स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन की वजह से आपके पास यहाँ पे चार्ज आ सकता है या कैसे भी आ सकता है, दोनों की वजह से। तो जब इसको ग्राउंड कर दिया है तब इस पे चार्ज कितना होगा, सो इस कैपिटल Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, हमें कंडीशन कुछ नहीं है, इसके पास Q/2 चार्ज है और इसके पास कैपिटल Q चार्ज है और ये इसको ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड का मतलब इस पे पोटेंशियल 0 कर दो, तो इस पे पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, खुद की वजह से और एक इसकी वजह से। तो इसकी वजह से मान लीजिए 1 है और इसकी वजह से मान लीजिए 2 है। सो V1 कितना होगा, K Q/2, और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की, D है, डिस्टेंस कितनी है, D। हाँ, वैसे डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी होगी, ये R भी कैलकुलेट, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी हुई है तो वो D हो जाएगी, और प्लस खुद के की वजह से कितनी होगी, खुद की वजह से जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही सेंटर पे होता है, हमें तो सरफेस पे लेना है, तो इसकी रेडियस कितनी है, R है, तो KQ/R कितना हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करके अगर कैपिटल Q की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -QR/2D। तो ये है जो उसके पास कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा जब हम उसको अर्थिंग दे देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर C आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल आपको दिया हुआ है, चार्ज ये दिया हुआ है, द इंटरमीडिएट शेल इज नाउ ग्राउंडेड। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। इंटरमीडिएट शेल इज नाउ ग्राउंडेड, फाइंड द चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ। फाइंड द चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ, इसका मतलब आप इसका इनिशियल चार्ज देख लो, मिडिल वाले का, बी शेल जो है उसका इनिशियल चार्ज देख लो। इनिशियल चार्ज मतलब कितना है, Q/3। अब इस Q/3 को भूल जाओ, मान लीजिए हमने इसको ग्राउंड कर दिया है और इसको ग्राउंड करने के बाद इस पे जो चार्ज बच गया है, मान लीजिए वो चार्ज है स्मॉल q। फाइनल चार्ज देख लीजिए, फाइनल चार्ज आपके पास क्या है, स्मॉल q। तो चार्ज फ्लो कितना होगा, फ्लो आपको लेना पड़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। जितने मतलब ओरिजिनली इतना था, अभी इतना रह गया है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये कितना हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल q की वैल्यू के लिए कुछ टेंशन मत कीजिए, डायरेक्टली आप देख लीजिए कि मिडिल वाली शेल का पोटेंशियल 0 है, तो उसका पोटेंशियल आप 0 कर दीजिए, और उस पर जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, -2q की वजह से, स्मॉल q की वजह से, और ये कैपिटल Q की वजह से। आप चाहें तो दो सरफेस लेके इंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। सो पहले आप ए पॉइंट की वजह से निकालो, ए पर। सो ए पर चार्ज कितना है, देखो Q है ना। तो ए के लिए जो बी शेल है वो बाहर है, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी हुई है, 2r दी हुई है। तो VA कितना हो जाएगा, VA का मतलब ये नहीं है ए के सरफेस पे, VA का मतलब है कि ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से बी पॉइंट पे जो कि 2r डिस्टेंस पे है, सो KQ/2r। और VB कितना हो जाएगा, उस पे चार्ज कितना दिया है, स्मॉल q, और वो उसके सरफेस पे ही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। और VC आपके पास कितना है, चार्ज है -2q। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, डिस्टेंस कितनी लेंगे, देखो C पॉइंट के लिए जो B पॉइंट है वो अंदर हो गया, और C पॉइंट के लिए मतलब किसी भी शेल के लिए जब शेल को चार्ज देते हैं तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है, और सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा,
K माइनस 2Q/3R। तो हमें क्या करना है, VA प्लस VB प्लस VC को 0 करना है। ध्यान रखिए तीनों पोटेंशियल हमने कैसे निकाले हैं, ये तीनों पोटेंशियल आपके हैं बी पॉइंट की लोकेशन पे। इनको 0 करिए, इनको 0 करके सॉल्व कर, इसको 0 करेंगे और Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q का आंसर आपके पास आ जाएगा Q/3। इसका मतलब इस Q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q/3। तो पहले भी Q/3 था, बाद में भी Q/3 हो गया है, तो चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कोई चार्ज जो है वो ग्राउंड की तरफ आपके पास फ्लो नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आई एम लीविंग अप टू यू, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर। कौन सी लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है? देखो 1 नहीं कर सकती क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड वाली कंडक्टर के अंदर जा रही है, जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो नहीं है। थर्ड भी कंडक्टर के अंदर जा रही है, तो जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें नहीं जाती है। फोर्थ वाली आई सीधी 90 का एंगल बनाया, 90 का एंगल बनाते हुए वापस निकल गई, तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर योर असाइनमेंट, इसको ट्राई कीजिए। और नहीं होता है तो आप समर्थ जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर जस्ट क्वेरी डालिए, आई विल गिव यू। बाय द वे इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आपके पास आएगा यस, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम जो अभी ड्रॉप वाला किया था वैसे ही आपको करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कंडक्टर वाले पार्ट के लिए इतना ही।